So, hello friends and welcome back to our channel Alpha Classes because we know your problem. Myself दिव्यांश भारद्वाज और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं यहाँ पे क्लास 6 की मैं आपको इस वक्त पे करा रहा हूँ, ठीक है ना। चैप्टर 4 हमारा कल ही कंप्लीट हुआ है और आज हम चैप्टर 5 जिसका नाम है किंगडम किंग एंड अर्ली रिपब्लिक, राज्य राजा और एक गणराज्य, आज हम करेंगे इस चैप्टर की शुरुआत। स्टार्टिंग करने को 2 दिन में कर सकते हैं लेकिन कोशिश करेंगे 3 दिन में करने की, यानी कि आपका फ्राइडे को मैं सोच रहा हूँ कि फ्राइडे या मतलब जो भी जैसे ये जो चैप्टर है ना, जैसे ये कंप्लीट होगा उसके बाद मैं क्वेश्चन आंसर लेकर आऊंगा, भले मेरे को इस बार आपको संडे में या सैटरडे में देने हो, उसकी कोई हेडेक नहीं है, ठीक है ना। मतलब इस वीक में हम चैप्टर 5 के जितने भी चैप्टर 5 तक के जितने भी क्वेश्चन आंसर होंगे, चैप्टर 5 तक जितना भी सब कुछ होगा वो हम सब कुछ खत्म कर चुके होंगे। आज हम जो टॉपिक देखेंगे कम ही देखेंगे, ठीक है ना, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि भाई आराम से करें, ठीक है ना। तो आज हम देखेंगे एक तो कि हाउ सम मैन बिकम रूलर्स, कुछ लोग शासक कैसे बने, एक तो ये देखेंगे आज। फिर वर्ण जो है उसके बारे में बात करेंगे। वर्ण एक तरीके से मान लो कि भाई वर्ण का एक जो शाब्दिक अर्थ एक तरीके से मान लो जन से है, मतलब कि इस समय पे क्या हो गया था, वर्ण एक तरीके से जाति से मान लो, एक वर्ण यानी जाति, ठीक है ना। फिर बात करेंगे जनपद की और महाजनपद, और इससे आगे की बात करेंगे अगली क्लासेस में, ठीक है ना। तो शुरुआत करते हैं पहला टॉपिक, हाउ सम मैन बिकम रूलर्स, कुछ लोग शासक कैसे बने। देखो पिछले चैप्टर का याद करो, चैप्टर 4 का याद करो, तो मैंने आपको क्या बताया था कि वैदिक काल में हड़प्पा सिविलाइजेशन में सभा समिति बुलाई जाती थी जिसमें स्त्री भी भाग लेती थी। वो डिसाइड करते थे कि उनका जो लीडर होगा वो कौन होगा। जो लीडर था, जो शासक था, उससे कोई भी सेना नहीं होती थी। कौन से की बात कर रहे हैं हम, ऋग्वैदिक पीरियड तक की बात कर रहे हैं। और जैसे ही हम उत्तर ऋग्वैदिक की यानी कि पोस्ट ऋग्वैदिक में जैसे ही हम कदम रखते हैं, उसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि अब कुछ लोग यानी कि कुछ मतलब कोई भी आया, रैंडम आया, कोई भी क्षत्रिय आदमी आया, कोई भी, ठीक है ना, उसने यज्ञ कराने स्टार्ट करे। यज्ञ कौन करता था, ये करते थे पुरोहित जो होते थे, या फिर ब्राह्मण जो होते थे, ठीक है ना। जो ब्राह्मण होते थे वो इन जगहों को, कर्म कांडों को कंप्लीट करते थे। तो क्या होता था, कोई आदमी आया, उसने यज्ञ कराया, मान लो अश्वमेध यज्ञ करा दिया, ठीक है। अश्वमेध यज्ञ किसने कराया था, बहुत अच्छे से ध्यान होगा, श्री रामचंद्र जी ने कराया था, ठीक है ना। जिनका घोड़ा किसने रोक लिया था, लव कुश ने रोक दिया था। तो अश्वमेध यज्ञ कराया। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था कि एक घोड़े पे एक बांध के छोड़ देते थे, उसमें देखो बड़ा यज्ञ कराया, ठीक है ना, इसे कहते थे अनुष्ठान कहते थे, ठीक है ना। बड़ा यज्ञ कराया, उसमें क्या, उसमें बुला लिया। उसमें क्या होता था, जो सभी राजाओं को आमंत्रित किया जाता था, जो राजा वहां आ गए उसका मतलब यह था भाई इन्होंने तो अधीनता स्वीकार कर ली। फिर खुला छोड़ देते थे, जहां तक घोड़ा जा रहा है, जो किसी ने भी उस घोड़े को रोका तो उसे उस राजा के साथ युद्ध करना पड़ता था, ठीक है ना। भाई आधे तो वैसे डर गया, अधीनता प्राप्त कर ली, भाई इतना बड़ा यज्ञ करा रहा है, भाई कुछ ना कुछ तो जोड़ रहा होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से राजा बनने लग गए, ठीक है ना। फिर हाँ, और राजा का जो जो व्यक्ति इस यज्ञ को कराता था ना, उसके लिए एक अलग से बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता था यज्ञ में, ठीक है ना। उसे उसमें यज्ञ में बैठने कहाँ बिठाया जाता था, या तो राज सिंहासन पे बिठाया जाता था, या फिर बाघ की यानी कि बाघ की जो हालत थी उस पे बिठाया जाता था। युद्ध में राजा का सारथी, भाई युद्ध में राजा को देखता कौन था, सबसे पास से कौन देखता था, उसका सारथी देखता है, जो उसका रथ चलाता था वो देखता था, ठीक है ना। तो वही सारथी इन यज्ञों में उसकी जो युद्ध की जो मतलब युद्ध का गुणगान करता था, उसकी जीत के गुणगान करता था कि भाई इसने भाई ऐसे कर दिया। मतलब अगर जो हार गया तो कोई नहीं करेगा, ठीक है ना, लेकिन जीत का नहीं करना होता था। भाई सीधी सी बात है भाई, मैं कहने का मतलब भाई अगर जो मैं कह दूं कि मैं चलो मान लो कि अभी तक मैंने अपना इंस्टीट्यूट नहीं खोला, अभी मेरे को जॉब ऑफर आती है और मैं कहीं चला गया, वो बंदा बुरा भी होगा ना तो मैं थोड़ा सा ठीक है,
देखना तो जो मेरा अपने इंस्टीट्यूट होगा तो बात अलग हो जाएगी, ठीक है ना, वही बात है, ठीक है ना। और हाँ, सबसे बड़ी बात क्या थी भाई, देखो कोई भी आदमी इस को करा सकता था भाई जो शासक बनना चाहे, लेकिन एक्सेप्ट शूद्र। शूद्र इस यज्ञ में ना तो आ सकते थे ना करा सकते थे। पूरी जनता आती थी, सारी जनता आती थी, जब जनता आती थी तो उपहार भी लाते थे, जो दूसरे राज्य के राजा आते थे, क्षेत्र के राजा आते थे, वे भी उपहार लाते थे, लेकिन शूद्रों का आना, शूद्रों को नहीं आने दिया जाता था, ठीक है ना। चलो, ये बात हो गई कि कुछ आदमी जो है वो रूलर कैसे बने, कुछ लोग जो है वो शासक कैसे बने। अब जो अगला टॉपिक है देखो वो देखते हैं। अगले टॉपिक थोड़ा अब जो है आपको मजा आना शुरू होगा, ठीक है ना, हिस्ट्री का, क्योंकि अब तक ना रटने वाली चीजें थी, अब देखो मजा आपसे स्टार्ट होने लग जाएगा जब हम बात करेंगे किसकी, वर्ण की। किसकी, वर्ण की। एक तरीके से मान लो कि जाति, जाति ही मान लो एक तरीके से कि भाई जातियों का डिफरेंस यहाँ पे स्टार्ट कैसे हुआ। देखो, बात करते हैं उत्तर भारत की, जैसे कि उत्तर भारत यानी कि नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं, एनआई की बात करते हैं, नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं, खासकर कहाँ, गंगा और गंगा यमुना जो क्षेत्र है उसकी बात करते हैं, ठीक है ना। क्या हुआ देखो, यहाँ पे ना इस समय करीबन 3000 साल पहले यहाँ पे नए ग्रंथों का होना स्टार्ट हुआ। क्या, ऋग्वेद के बाद क्या है, पोस्ट ऋग्वैदिक, और पोस्ट ऋग्वैदिक में आपके सारी पुराण बनी। ऋग्वैदिक देखो, ऋग्वेद, ऋग्वेद जो कहते हैं, ऋग्वेद कहते हैं भाई, वैसे तो सारे के सारे वेद ये बोले जाते हैं कि वेद अपोस्टोलिक है, यानी कि ये किसी मनुष्य द्वारा नहीं लिखा गया, ये क्या कहते हैं, ये भगवान द्वारा निर्मित है, ठीक है ना, लिखे हमने है, लेकिन वो जैसे कि मैंने बताया कि भाई ऋग्वैदिक काल में सिर्फ इन्हें बोला जाता था और सुन के याद करा जाता था, ना कि लिख के याद किया जाता था। तो लिखा तो आदमी नहीं है, लेकिन कहते हैं कि ये ईश्वर की देन है, ये किसी आदमी ने अपने मन से नहीं लिखा, ठीक है ना। सिर्फ अपोस्टोलिक वेदों को ही बोलते हैं, किसी पुराण को नहीं बोलते, किसी और बुक को हम अपोस्टो नहीं बोलते, सिर्फ और सिर्फ पूरे वर्ल्ड में किसे बोला जाता है, वो बोला जाता है आपको वेदास को, ना कि महाभारत रामायण, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ वेदास, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि अब पौष्टिक वैदिक में पहुंच गए, क्योंकि भाई वहां तक तो भाई सभा समिति चॉइस कर देती है, अब भाई राजा अपने आप ही कराने लग गए, ठीक है ना, भाई कोई भी आया इंडिविजुअल आके याद कराया, भाई जिसने रोक लिया भाई हार गया, वो जिसने कराया तो बात अलग, तो दूसरा वाला शासक बन गया, और अब जो नहीं आ रहा तो भाई वही राजा बन गया, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ कि भाई पोस्ट ऋग्वैदिक काल में ग्रंथ बनने शुरू हुए। अब इसमें कौन कौन से आते हैं, आपका जो भी है, आपका सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 3 वेद रह गए थे, ये इसमें आ गए, सारे के सारे पुराण इसमें आने शुरू हो गए, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ फिर, भाई जो आपके अरणायक हुए ये सब इसमें आ गए, ठीक है ना। फिर आए विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनको संपन्न करने की विधियां बताई गई, सामाजिक नियमों के बारे में भी बात यहाँ पर। अब ऐसी ऐसी बुक आने लगी कि भाई जगहों के बारे में आने लगा कि भाई इस चीज के लिए भाई ये यज्ञ करें, इस चीज के लिए ये यज्ञ करें, ये यज्ञ इस तरीके से संपन्न होगा, इस यज्ञ में ये चीज चाहिए, और भाई क्या कहते हैं, क्या सामाजिक नियमों के बारे में बताने लगा कि भाई समाज में रहना है तो भाई इस तरीके से रहो, यानी कि रूल रेगुलेशन आने शुरू हो गए। कहीं बहुत सारे समूहों के बारे में बात कही। अब समूह की बात करें तो भाई कौन कौन से समूह होते थे भाई, पुरोहित हुआ, योद्धा हुआ, कृषक हुआ, पशुपालक हुआ, व्यापारी हुआ, शिल्पकार हुआ, श्रमिक हुआ, मछली पकड़ने वाले हुए, जंगल में रहने वाले हुए। तो बहुत सारे मतलब ग्रुप तो बहुत सारे थे, बहुत सारे ग्रुप थे, लेकिन इन सब ग्रुप को किसमें बांटा गया, चार उसमें बांटा, जिसमें चार चार वर्ण या चार जाति इसकी निर्धारित कर दी गई, और वे जाति सबसे पहले आती है आपकी ब्राह्मण, फिर आती है कौन सी, क्षत्रिय, ठीक है ना, फिर आती है आपकी वैश्य, फिर आती है आपकी शूद्र, ठीक है ना। देखो, ब्राह्मण में कौन कौन आ गया, ब्राह्मण में आ गया आपके पुरोहित, ठीक है, इसमें आ गया योद्धा, योद्धा या फिर कह लो शासक, ठीक है। वैश्य में कौन आ गया, व्यापारी, ठीक है। शूद्र में कौन आ गए, शूद्र में जो सेवक होते थे वे आ गए,
ठीक है ना। फिर एक और चीज देखी गई, देखो जो ब्राह्मण और जो ये होते थे ना, जो ब्राह्मण और जो क्षत्रिय होते थे, जो ब्राह्मण और क्षत्रिय होते थे ये वैभवशाली होते थे, यानी कि इन पे धन तो होता ही होता था, लेकिन ये मतलब अध्ययन भी कर सकते थे, दोनों के दोनों अध्ययन भी कर सकते थे। तो भाई देखो ये यज्ञ नहीं कर सकते थे, मतलब जो यज्ञ संपन्न होता था वो सिर्फ पुरोहित ही कर सकता था, ठीक है ना। यानी कि एक तरीके से भाई जब तक क्या कहते हैं ना कि भाई पंडित जी ना आए तब तक भाई यज्ञ संपन्न नहीं होता, इस तरीके से, ठीक है ना। अध्ययन का मतलब पढ़ ये भी सकते थे, ये भी पढ़ सकते थे, और किसी को पढ़ने की इजाजत नहीं थी, ठीक है ना। तो ये थे वैभवशाली। वैभवशाली के साथ साथ मतलब इनके धन भी था, ये पढ़ भी सकते थे, सब ज्ञान था इन्हें। ये थे सिर्फ धनवान, और ये बेचारे निर्धन जो ऐसे ही रहते थे, ठीक है ना। इनमें कौन कौन आ जाएगा, इसमें जंगल में रहने वाले, मछली पकड़ने वाले, मजदूर वगैरह सब इसमें ही आ जाते हैं, ठीक है ना। अब क्या हुआ, जब ये वर्ण वर्ण बंटने शुरू हुए ना, तो कुछ तो राजाओं ने मना करी। राजाओं ने कहा कि भाई हम तो नहीं मानते, मतलब राजाओं ने मना नहीं करी, राजा क्या मानते थे, राजा अपने आप को ब्राह्मण से बढ़ के मानने लगे और पुरोहितों से बढ़ के अपने आप को मानते थे, ठीक है ना, कुछ राजा। और कुछ जो व्यक्ति थे वे इसके खिलाफ थे, वे कहते थे, क्योंकि अब क्या हो गया भाई, इससे पहले क्या था, इससे पहले काम के आधार पे जाती थी, काम के आधार पे वर्ण था, कि भाई मान लो जिसका जैसा काम उसे वैसी जाति, मान लो कि भाई मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे क्या बना दे, मुझे ब्राह्मण हो। अब मेरा बच्चा है वो आर्मी में जाने लगा, तो वो अपने आप ऑटोमेटिक क्षत्रिय है। अब तक चल रहा था ऐसे, लेकिन जैसे पोस्ट ऋग्वैदिक में, यानी कि जैसे आपके उत्तर ऋग्वैदिक में है, तो क्या होगा, जाति वर्ण होगा, जाति पे आधारित हो गया, यानी कि आपको जो मेरा बेटा चाहे आर्मी में जाए, चाहे कुछ भी करे, चाहे व्यापार करे, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा, ठीक है ना, ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होगा। तो कुछ लोगों ने इसके 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 लिए मना करी, उन्होंने, कुछ लोग इसके खिलाफ थे। तो आगे जाके यही जो आपका जो बुद्धिज्म और जैनिज्म था, मतलब आगे जाके बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई थी, ठीक है ना। भाई इस तरह की कंडीशन अब तक भी सही चल रही थी, लेकिन इस तरह को दान में देने लगे। तो अब तक तो क्या बस सिर्फ सेवा कराई जा रही थी, फिर प्रोस्टिट्यूट का काम उनसे लेने लगे थे लोग बाग, तो ना बहुत ज्यादा आगे जाके कंडीशन खराब होने लगी। तो अलोकप्रिय होने लगा हिंदू धर्म। तो जैनिज्म और बुद्धिज्म जब आए तो वे बढ़े, लेकिन उसके बाद दोबारा से हिंदुइज्म अपने लेवल पे आ गया, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम किसकी, ये वाला टॉपिक भी खत्म हो गया, अब बात करते हैं हम किसकी, जनपद की। जनपद क्या थे, देखो आज के टाइम पे अगर जनपद की बात करें, आज के टाइम पे हम जनपद किसे बोलते हैं, जो आपका डिस्ट्रिक्ट होता है ना, जो आपका जिला होता है, उसे हम जनपद ही बोलते हैं, ठीक है ना। जो आपका डिस्ट्रिक्ट होता है, जो आपका जिला होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, जनपद बोलते हैं। क्या हो लिया, जो भाई रूलर्स कैसे, भाई कुछ लोग जो रूलर्स कैसे थे, शासक कैसे बने, वो हो गया, वर्ण कर लिया। हम देखते हैं जनपद, क्या देखते हैं, जनपद। मैंने सोचा नहीं था कि इतनी लंबी वीडियो जाएगी, लेकिन चल गई तो कोई नहीं। जनपद, ठीक है ना, किसकी बात कर रहे हैं, जनपद की, ठीक है ना, जनपद की बात करते हैं। देखो जनपद का वो जो अर्थ तो मैंने आपको बता दिया, क्या जिला जिसे हम डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, टाइम पे उसे जनपद बोलते हैं। तो क्या हुआ, पुरातात्विदों ने, यानी कि जो आर्कियोलॉजिस्ट है, इन्होंने कई जनपद इन जनपदों की कई वस्तुओं की खुदाई की है। मतलब पुरातात्विद यानी कि जो आर्कियोलॉजिस्ट है, उन्होंने बहुत सी जगह की खुदाई करी, बहुत से जनपद उन्हें मिले, बहुत से जनपदों की उन्होंने खुदाई करी। इनमें से जो कुछ महत्वपूर्ण है वे बता देता हूँ। एक तो हुआ जो आपका पुराना किला, पुराना किला है कहाँ पे, दिल्ली में, एक तो उसकी करी। फिर आई एक हस्तिनापुर, हाँ ये वही वाला हस्तिनापुर है, महाभारत वाला, ठीक है ना, वही बिल्कुल सही, ठीक है ना। हस्तिनापुर कहाँ पे है, मेरठ, मेरठ यूपी। फिर एक आता है आपका अतरंजी खेड़ा, अतरंजी खेड़ा, क्या अतरंजी खेड़ा, ये भी, ये कहाँ है, एटा, इटावा, एटा जिसे बोलते हैं, एटा यूपी में, ठीक है ना। देखो क्या था, हस्तिनापुर हम, मेरे घर से ज्यादा दूर है, करीबन ऐसे 50 किलोमीटर, लेकिन यहाँ पे आज के टाइम पे मैंने कोई भी महाभारत कालीन कुछ नहीं देखने को मिलता। जो मिलता है इस समय वहाँ पे जैनिज्म के बहुत अच्छे मंदिर है, मन लगता है जाके देखना कभी, ठीक है ना, ठीक है ना। तो इन तीन, ये तीन बस्ती बहुत महत्वपूर्ण है जो मिली,
किस लेवल पे मिली, जनपद के लेवल पे, यानी कि ह्यूज लेवल पे, ठीक है ना। ना कि वो कि भाई छोटे छोटे से भाई, कि भाई कहीं पे गए भाई छोटा छोटा सा मिल गया, छोटा। अगर जो गांव इतना होता था ना, तो जनपद मान लो इतना बड़ा, समझ लो जिला तो जिला ही होता था ना भाई, ठीक है ना। तो वो बस्तियां मिली। खुदाई में इन्हें पता चला कि लोग झोपड़ियों में रहते थे, ठीक है ना। अब भाई जब खुदाई हुई तो इन्हें पता लगा कि भाई लोग तो भाई झोपड़ी में रहना शुरू करना शुरू कर देता, ठीक है ना। भाई जानवरों को पालते थे, ठीक है ना, ये सब चीजें पता लगने लगी। फिर जैसे जैसे खुदाई होती रही, इन्हें पता लगा कि भाई गेहूं, जौ, धान, चावल, दाल, तिल, सरसों जैसी क्या कहते हैं अन्न उगाने लग गए। फिर क्या, जो सबसे महत्वपूर्ण जो यहाँ पे चीज मिली है आके, वो क्या मिला है, वो यहाँ पे मिला है यहाँ का एक बर्तन, जिसे हम क्या बोलते हैं, लाल भूसा। हिंदी में बोलते हैं लाल भूसा। क्या बोलते हैं, लाल, नहीं सॉरी, लाल भूसा नहीं सॉरी, चित्रित, चित्रित भूसा पात्र मिला है यहाँ से। अगर जो इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में लिखा जाएगा, जाएगा पेंटेड ग्रे पोट्री, ठीक है ना। तो ये इसका जो महत्वपूर्ण है, ये इस समय का सबसे महत्वपूर्ण जो साक्ष्य ये माना गया है, ठीक है ना। और एक ये तो बर्तन बहुत खास था, एक और इससे ही मिलता जुलता बर्तन मिलता था, बस उसमें क्या था, लाल घूसर, लाल घूसर पोट्री, या फिर रेड ग्रे पोट्री, ठीक है ना। भाई देखो, चित्रित घूसर नाम से ही पता लग रहा है, चित्रित का क्या मतलब, कि भाई ग्रे कलर का कुछ हो रहा होगा, बर्तन रहा होगा और उस पर पेंट किया जाता होगा, कि मतलब कोई चित्र वित्र बनाते रहे होंगे किसी भी चीज के, तो यहाँ से आपको पता लग ही रहा है, ठीक है ना। तो ये सबसे मेन मिला है। जनपद की बात मैंने बता दी कि भाई बहुत सारी बस्तियां मिली, लेकिन इनमें से कुछ बस्तियां ये मेन है, जैसे पुराना किला जो दिल्ली में है, हस्तिनापुर में जो यूपी में, अतरंजी खेड़ा जो एटा में है, ये कुछ महत्वपूर्ण है। यहाँ से क्या मिला है, यहाँ से चित्रविद घोषक जो पात्र है वो मिले हैं, जो सबसे मेन है, पेंटेड ग्रे पोएट्री में बोलते हैं, ठीक है ना। और जहाँ पे जब खुदाई हुई तो यहाँ पे पता लगा कि भाई लोग बाग ने झोपड़ियों में रहना शुरू कर दिया था, पशुपालन करना शुरू कर दिया था बहुत अच्छे लेवल पे, ठीक है ना। और अनाज उगाना शुरू कर देता, अनाज में इन्हें पता लगा कि भाई गेहूं, जौ, धान, चावल, दाल, तिल और सरसों जैसे ये अन्न उगाने लगे थे। आज यहीं पर रोकते हैं यहाँ, यानी कि हमने आज क्या कंप्लीट कर दिया, जनपद तक हमने कंप्लीट कर दिया। फिर आगे से हम करेंगे महाजनपद, और उससे आगे की बात करेंगे हम कब से, 3 जुलाई से, ठीक है ना। और भाई बस अपने घर पे रहो, अपने घर पे रहो, अंदर रहो, स्टे से, स्टे होम स्टे से, ठीक है ना। आपसे आपके परिवार की भी सुरक्षा है, ठीक है ना। और दूसरी चीज ये कि भाई सिर्फ मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि सिर्फ आप सुनो, लिखने के लिए आप अपना मेल मेरे को कमेंट कर दो, मैं उसी टॉपिक के आपके पूरे के पूरे नोट्स जो है वो भेज दूंगा। एफबी पे, व्हाट्सएप पे हमारे जो है नोट रोज के रोज चल रहे हैं, आप चाहे तो वहाँ पे हमें लिंक से आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे।